देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वही मैं अब कर रहा हूँ। जो लोग 12th पास कर चुके हैं उनके लिए ये है कि जो अब एग्ज़ाम देंगे इस साल, उनके लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सर, ये क्वेश्चन जो है ये नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। एग्जैक्ट डाटा तो ये नहीं थे, लेकिन कंसेप्ट यही था बिल्कुल। और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में तो कई बार आ चुका है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, उस क्वेश्चन में दो सिंपल पेंडुलम दिए हैं जिनकी लेंथ दी है, और ये कहा गया है कि दोबारा ये सेम फेस पे कब आएंगे। अच्छा, दोबारा का मतलब यह है कि इनिशियली भी क्या थे, ये सेम फेज में थे, तभी तो हम अगेन वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। टू सिंपल पेंडुलम्स हुज लेंथ आर 100 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड, मतलब एक दूसरे के साइड में रखे हैं। देयर बॉब्स आर पुल्ड टुगेदर एंड देन रिलीज्ड। देखो, वैसे तो यहीं से इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि इनिशियली ये सेम फेज में थे। आपने दोनों पेंडुलम को बिल्कुल साइड बाय साइड रखा आसपास, और दोनों को एक साथ पुल किया, पुल टुगेदर, एक साथ पुल किया, एंड देन रिलीज, एक साथ रिलीज कर दिया। एक साथ पुल किया, एक साथ रिलीज किया। जब दो चीजें हर काम साथ साथ करती हैं तो हम ये कहते हैं दे आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब यह है कि ये दो चीजें हर काम साथ साथ करती हैं। तो आपने उनको पुल एक साथ किया, रिलीज एक साथ किया, यानी कि इनिशियली वो सेम फेज में थे। लेकिन जब आपने छोड़ दिया पेंडुलम को, तो पेंडुलम अब अपने अपनी हिसाब से ऑसिलेट करेंगे। उसकी लेंथ अलग है 100, दूसरे की लेंथ 121 है, तो बाद में फेस बिगड़ जाएंगे। इनिशियली आपने दोनों को साइड बाय साइड रखा, इनिशियली आपने एक साथ पुल किया, एक साथ रिलीज किया। इससे पता लगता है कि इनिशियली इनके फेस क्या थे, सेम थे। लेकिन जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो फेज अलग अलग हो जाएंगे। वो जानना चाहता है कि जिस तरह से इनिशियली फेज सेम थे, दोबारा फेज सेम कब होंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं हम कर लेते हैं। देखो, सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। पेंडुलम सर्कुलर मोशन ही तो करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। पहले पेंडुलम के लिए मान लीजिए, पहला पेंडुलम थीटा एंगल ट्रेवल करता है इन टाइम टी। पहले पेंडुलम के एंगुलर स्पीड मैंने ओमेगा 1 ले ली है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पेंडुलम की एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा 2। अब सिंस दूसरे की एंगुलर स्पीड अलग है, तो जाहिर सी बात है उसका एंगल भी अलग होगा। लेकिन मैं चाहता हूं उसका फेज सेम हो, क्योंकि मुझे वो टाइम निकालना है जब वो दोबारा सेम फेज पे आ जाए। अब देखो, इसका ओमेगा अलग है, इसका अलग है, तो एंगल अलग अलग होंगे, और मैं चाहता हूं फेज सेम हो। अब ये बताओ, एंगल अलग अलग होंगे तो फेज सेम कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर एक का एंगल थीटा हो और दूसरे का हो थीटा प्लस 2 पाई। अगर एक का एंगल थीटा और दूसरे का थीटा प्लस 2 पाई हो, तो एंगल तो अलग अलग है, फेज सेम होंगे ही। क्यों बेटे? 2 पाई के बाद बॉडी वहीं आ जाती है जहां से वो चल के गई थी। 2 पाई किसे बोलते हैं? 360 डिग्री को बोलते हैं ना। तो अगर आप किसी पी पॉइंट से 360 डिग्री रोटेट करें, तो जहां से चलेंगे लौट के वहीं वापस आ जाएंगे ना। तो फेज तो आपका फेज सेम हो जाएगा ना दोबारा से। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है, अगर यहां से आप चले तो 360 के बाद दोबारा यहीं आ जाएंगे आप, आपका फेस पहले जैसा हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसका एंगल कितना ले लूं, 2 पाई प्लस थीटा, तो वैसे तो ये एंगल इससे अलग है, मगर कितना अलग है? 360 डिग्री। 360 डिग्री अलग नहीं होता है। 360 में जहां से चलते हैं लौट के वही वापस आ जाते हैं, तो इनके फेज सेम हो जाएंगे आपके। अब फेज सेम हो गए। अब ये टाइम चाहिए मुझे वो टाइम चाहिए जब इनके फेज सेम हो जाए। तो वैसे इनके एंगल अलग अलग हैं क्योंकि ओमेगा अलग अलग है, लेकिन फेज सेम माने जाएंगे। फेज का मतलब होता है कि दो चीजें हर काम साथ साथ कर रही हैं, उनकी पोजीशन सेम है, उनका डायरेक्शन सेम है, उनकी स्पीड सेम है।
360 के बाद सब कुछ सेम हो जाता है, क्योंकि जहाँ से चलते हैं वही वापस आ जाते हैं। तो ये कंडीशन लगाएंगे हम। तो टी टाइम के बाद इसका पहले पेंडुलम का एंगल थीटा होगा और दूसरे का होगा थीटा प्लस 2 पाई। अब कहने को एंगल अलग है मगर फेज सेम हो गए। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, और आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो इसे सॉल्व करके टाइम पीरियड निकाल लीजिए, इतना आ जाएगा। तो ये वो टाइम आएगा जिसके बाद दोनों पेंडुलम के फेज अगेन सेम हो जाएंगे। इनिशियली तो सेम थे ही, और इस टाइम के बाद दोबारा फेज सेम हो जाएंगे। अब आंसर तो आ गया, बस टाइम पीरियड पुट करने हैं। किसके? उन दोनों पेंडुलम के। तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्लास में हम लोग ये पढ़ते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो पहला पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालो T1, 2 पाई अंडर रूट 100 बाई जी। 100 को मीटर में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट लगा दो, इसको C कह देते हैं। T2 दूसरे का टाइम पीरियड कितना है? 1.21 मीटर अपॉन जी, ये आ गया 1.1 C। देखो इसे मैंने 100 सेंटीमीटर को 1 कह दिया क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसे 1.21। अब 1.21 का रूट जो होता है 1.1 होता है, तो अगर ये C है तो ये 1.1 C हो जाएगा। आप इसको से डिवाइड करके देख लो, 1.1 C आएगा। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं इस फॉर्मूले में, ये C इंटू 1.1 C डिवाइड बाई 1.1 C माइनस C। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना आ जाता है? 11 C आ जाता है टाइम। तो इतना टाइम लगेगा भाई। ये 11 C क्या है? देखो T1 C है, तो 11 C का मतलब 11 टाइम्स T1, और अगर मैं T2 से कंपेयर करूं तो क्यों 1.1 C है, तो 11 C इसके कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स T2। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो पेंडुलम इनिशियली सेम फेज में थे तो दोबारा उनका फेज सेम जानते हो कब आएगा? जब पहला वाला पेंडुलम अपने 11 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा और दूसरा वाला पेंडुलम अपने 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो अब बताओ उसने किसका पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम। लॉन्गर वाला तो T2 है ना, तो T2 के कितना ऑसिलेशन पूरे हुए हैं? 10। तो 10 ऑसिलेशन ऑफ बिगर पेंडुलम के बाद फेज सेम हो जाएंगे। और अगर वो शॉर्टर पेंडुलम पूछता तो शॉर्टर के तो कितने टाइम्स है? 11, तो आंसर 11 दे देता। अच्छा, ये अच्छी तरह देख लीजिए। बाकी ये फॉर्मूला जो है ये सैटेलाइट के अंदर पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्क सैटेलाइट्स में भी होता है। वहां पर भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने ग्रेविटेशन में कि अगर दो सैटेलाइट ओवरहेड कंडीशन में हैं तो दोबारा से ओवरहेड कंडीशन में कब आएगी? देखो दो सैटेलाइट ओवरहेड कंडीशन में तब आती है जब उनके फेज सेम हो। तो एग्जैक्टली वहां पर भी ये सिचुएशन थी, इसलिए फॉर्मूला भी बिल्कुल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है बिल्कुल। ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जो हम सैटेलाइट में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या इसको याद कर सकते हैं? हाँ, इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, जब भी वो आपको क्वेश्चन दे कि दो सैटेलाइट इस समय ओवरहेड कंडीशन में है, दोबारा कब ओवरहेड आएंगी? ओवरहेड कंडीशन मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशन में, ओवरहेड कंडीशन तभी आती है जब फेज सेम हो। या फिर ये कहे कि दो पेंडुलम इस वक्त सेम फेज में है, दोबारा कब सेम फेज में आएंगे? सैटेलाइट का फेज पूछे या पेंडुलम का, ये फॉर्मूला काम करता है, आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन आप इन्हें मत याद करना 10, 11 को, क्योंकि ये तो आपने वैल्यू पुट करके निकाला है। अब हर बार T1, T2 की वैल्यू अलग आएगी तो आंसर भी अलग आएगा। हाँ, यहाँ तक ये फॉर्मूला आप याद कर लें, चाहे तो कर लें, ये दो जगह लग जाएगा। जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा दो पेंडुलम इनिशियली सेम फेज में हैं, दोबारा कब सेम फेज में आएगा, ये डायरेक्ट लग जाएगा। या एग्जामिनर आपसे पूछे दो सैटेलाइट ओवरहेड कंडीशन में हैं, दोबारा ओवरहेड कंडीशन में कब आएगी, तब भी ये लगेगा। ये ओवरहेड कंडीशन वाली बात मैंने पढ़ाई थी आपको बेटे ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पर चेक कर लीजिए सही से।
अब देख लीजिए इसके अंदर पेंडुलम में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए इसके अंदर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे कि लॉन्गर के 10 ऑसिलेशन के बाद फेज सेम हुआ है, अब ये चीज बार बार रिपीट होगी। अगर अभी 10 ऑसिलेशन के बाद फेज सेम हुआ है तो अगले 10 के बाद फिर से फेज सेम होगा, और अगले 10 के बाद फिर से फेज सेम होगा। अब ये पैटर्न बार बार रिपीट करेगा। तो एग्जामिनर हो सकता है आपसे ये कहे कि वो टाइम बताओ जब फेज दूसरी बार सेम हो। तो पहली बार अगर 10 ऑसिलेशन के बाद सेम हुआ है तो दूसरी बार कब होगा, 10 और ऐड कर दो, यानी कि 20 ऑसिलेशन पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहली बार 10 ऑसिलेशन के बाद फेज सेम हुआ है तो हर 10 के बाद ये बार बार सेम होगा, वो प्रोसेस बार बार रिपीट होगा एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे। अब जितनी बातें मुझे बतानी थी मैंने बता दी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 1 मोल ऑफ गैस मिक्सचर इज हीटेड अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट रिक्वायर्ड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द ग्राफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मिक्सचर। तो ये गामा आप पता किसे कहते हैं, हीट में एडियाबैटिक कांस्टेंट को बोलते हैं। पहले तो भाई हीट का फॉर्मूला लगाओ। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एनसीपी डेल्टा टी, ये होता है। सीपी क्यों भाई, कांस्टेंट प्रेशर लिखा है ना, 1 मोल ऑफ गैस मिक्सचर इज हीटेड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो अंडर कांस्टेंट प्रेशर तो सीपी आता है ना, तो हीट इक्वल्स टू एनसीपी डी। अच्छा हीट कितनी है, देखो वहां से ग्राफ से 2500, मोल कितने हैं क्वेश्चन में लिखे हैं 1, सीपी पता नहीं, डेल्टा टी देखो वहां से कितना है 100, ग्राफ में दिया है ना। देखो ये 0 था, ये 100 है, तो यहां से यहां तक का डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 100, और यहां से यहां तक कितनी हीट दिया आपने 2500, तो यहां से बेटा सीपी निकल जाएगा। देखो कितना आता है, सीपी आता है 25 नियरली 3 आर, क्योंकि आर होता है 8.3, 8.3 इंटू 3 करोगे तो लगभग 25 आएगा। अच्छा अब आपको पता है मेयर्स रिलेशन कहता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अब सीपी 3 आर है तो यहां से सीवी निकाल लो आप 2 आर, हो गया। अब आपको पता है एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बाय सीवी, तो अब ये 3 आर आ गया था, ये 2 आर, तो ये आ गया 3/2, बी आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास काम नहीं किया मैंने इसमें। अच्छा कौन सी गैस का है, सर मिक्सचर का ही होगा, उसने लिखा भी है, प्लस आप देखो सिंगल गैस का तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था मोनो का होता है गामा 5/3, डाया का होता है 7/5 नॉर्मल टेम्परेचर पे और 9/7 हायर टेम्परेचर पे, पॉली का होता है 4/3। तो आप देखो सिंगल का तो 3/2 होता ही नहीं है, तो मिक्सचर का होगा। उसने कहा भी है गैस का मिक्सचर है पूरा का पूरा। ठीक, चेक कर लीजिए सही से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पीवी डायग्राम दिया है और उसने हमसे वर्क पूछा है एबीसी प्रोसेस में। अब देखो जो एबीसी प्रोसेस है ये ओपन प्रोसेस है, ए से बी अलग, बी से सी अलग, और ओपन प्रोसेस में आपको पता है जो वर्क होता है वो एरिया अंडर ग्राफ होता है, ग्राफ के नीचे का एरिया, ये वाला एरिया ये AB का वर्क होगा और ये वाला एरिया BC का। सर ये जो शेप है आप देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो निकल तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अगर ये साइक्लिक प्रोसेस होता तो बड़ा अच्छा रहता। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक के अंदर एरिया अंडर द ग्राफ नहीं देखते, एरिया इनसाइड द ग्राफ देखते हैं। साइक्लिक क्यों नहीं है, साइक्लिक तो तब होता है ना जब ए से चलकर वापस ए पे आता। अब ये ए से बी गया, बी से सी, सी से ए तो आया नहीं, इसलिए साइक्लिक नहीं। तो बना दो साइक्लिक। कैसे, अरे आप जोड़ दो ना इसको, आप इसको एक काम करो, आप सी से ए इसको खुद जोड़ दो, ये रहा, अब बन गया साइक्लिक प्रोसेस ये। ठीक है, अब साइक्लिक के अंदर आपको पता है जो वर्क होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ नहीं होता, एरिया इनसाइड द ग्राफ होता है, ये बेनिफिट मिल जाएगा। और सेमी सर्कल के अंदर का एरिया कितना होता है, πr²/2, ये हो जाएगा। अब π/2
आर स्क्वायर लिख सकते हैं आर इंटू आर। अब रेडियस यहां से देखते हैं, देखो देखो ये सेंटर है सेमी सर्कल का, सेंटर से सरकमफ्रेंस से रेडियस होता है, ये नीचे से कितना है 10, 20 से 10 के बीच का, तो एक तो रेडियस ये हो गया 10, ये मैंने एक्स एक्सिस से देखा। अब एक रेडियस एक्स से देखा, एक वाई से देख लेता हूं। वाई में देखो ये यहां से यहां डायमीटर है, ये पूरा 1 से 4 का डायमीटर कितना बनेगा 3, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना होगा आधा 1.5, 1.5 है, और देखो प्रेशर है इनटू 10 की पावर 5, तो ये सारी वैल्यूज 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई होनी है, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 5। अब इसमें एक डाउट आता है कि सर आप एक रेडियस एक्स से देख रहे हैं, एक वाई से, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटे यूनिट सेटिस्फाई करने के लिए, यूनिट भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं दोनों रेडियस एक्स वाले ले लूं तो मीटर क्यूब है एक्स में, तो यहां भी मीटर क्यूब, यहां भी मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या बन जाएगी मीटर की पावर 6, वर्क यूनिट मीटर की पावर 6 थोड़ी होती है। अगर मैं दोनों रेडियस वाई से ले लूं तो वाई क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन जाएगी न्यूटन का स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4, ये तो वर्क यूनिट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक रेडियस एक्स से लेता हूं, एक वाई से, तो एक्स है मीटर क्यूब और वाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर जूल होता है। अब वर्क जूल में तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो बेटे यूनिट सेटिस्फाई करने के लिए एक रेडियस एक्स से लेना, एक वाई से लेना। अब सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा, ये आएगा 750 किलो जूल आ जाएगा, पाई सॉरी पाई भी लगेगा, 750 पाई किलो जूल, सी ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लीजिए सही से इसके अंदर। अब इसमें एक डाउट आता है कि सर आपने तो साइक्लिक मान के सॉल्व किया है, और साइक्लिक ये तब बना था जब आपने ये प्रोसेस अपनी तरफ से ऐड किया था, तो जो प्रोसेस आपने अपनी तरफ से ऐड किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो जो प्रोसेस मैंने ऐड किया सही से देखो वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, सी से ए तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं सी से ए का वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, और आपको पता है आइसोकोरिक का वर्क 0 होता है, तो बेटे जो प्रोसेस मैंने ऐड किया है उसका वर्क तो 0 है ना, तो 0 को ऐड करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ठीक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain gas, the ratio of velocity of sound and root mean square velocity is √5/9. The molar heat capacity of gas is given by this. देखो ऐसा है, पहली बात तो बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ठीक, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है अंडर रूट 3 आर टी बाई एम। तो अगर मैं साउंड की वेलोसिटी को रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं तो अंडर रूट गामा बाई 3 आएगा। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 5/9, तो उसको सॉल्व करके देखो तो गामा कितना आ जाता है 5/3 आ जाता है, आप सॉल्व करके निकाल लो। और आपने क्लास में पढ़ा होगा 5/3 किसका गामा होता है, मोनोएटमिक का होता है, तो आपकी गैस मोनोएटमिक गैस है ये। तो जो डाटा दिया है उससे गैस का टाइप पता लग गया। तो पहले सेंटेंस क्या लिखा, इन ए सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड रूट मीन स्क्वायर इज √5/9। इस पहले सेंटेंस से क्या पता लग गया, इस पहले सेंटेंस से ये पता लग गया कि हमारी गैस एक मोनोएटमिक गैस है। बस आगे पढ़ते हैं। द मोलर हीट कैपेसिटी इन ए प्रोसेस गिवन बाय पीटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो प्रोसेस दिया है इस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए, तो मिल जाएगा। ये बताओ, मैंने क्लास में बताया था आपको बेटा कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस हो पी वी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला दिया था CV + R डिवाइड बाई 1 - n। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं या जनरल प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है।
मैंने क्लास में बताया था अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन का प्रोसेस हो तो उसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला ये दिया था मैंने, जिसमें CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और N वॉल्यूम की पावर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में जो प्रोसेस दिया वो दिया है PT इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्वेश्चन में PT इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया है, रिलेशन P और T में है ना कि P और V में, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको याद हो ये गैस है ना, तो गैस में PV इक्वल्स टू nRT तो काम करेगी करेगी, तो मैं यहां से T को क्या लिख सकता हूं, PV बाई NR। भाई इस प्रोसेस की इक्वेशन आपने ये दी है, ठीक है, ये प्रोसेस की इक्वेशन है, मगर है तो गैस ना, और आपको पता है फिजिक्स में तो हम आइडियल गैस ही मानते हैं, तो आइडियल गैस पे P इक्वल्स टू nRT तो काम करेगी करेगी, तो वहां से मैं टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लूं और वहां पुट कर दूं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो देखो क्या हो जाएगा, P इंटू PV बाई NR इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, NR को उधर ले जाओ, P स्क्वायर V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, NR भी तो कांस्टेंट है ना, मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, इसको इधर ले जाओ तो भी कांस्टेंट आएगा। आ गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा P V की पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बताओ ये जो इक्वेशन आई है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन आ गई नहीं आ गई आपकी? अब तो लगेगा ये फॉर्मूला, जो प्रोसेस उसने दिया था उस पे मेरा फॉर्मूला नहीं लग सकता था, लेकिन मैंने उसे सिस्टमेटिकली कन्वर्ट करके उससे मैच करा दिया, अब तो लगेगा ये वाला। अब लगा देता हूं, C इक्वल्स टू CV, मोनोएटॉमिक गैस प्रूव हो चुका है, मोनोएटॉमिक का CV क्या होता है 3R/2, R 1 माइनस N, देखना N क्या होता है वॉल्यूम की पावर, वॉल्यूम की पावर कितनी है वहां पर, हाफ, तो यहां से C कितना आ गया 7R/2। तो जो प्रोसेस उसने हमें दिया एग्जाम में PT इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी 7R/2 आएगी, चेक कर लीजिए। अब देखो कोई मिल रहा हो ऑप्शन, तो ये डी ऑप्शन मिल रहा है, इसको देख लेते हैं, चेक कर लो सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंपोजिट रॉड comprising two rods of mass m and 2m and each of length 1 meter as shown the figure। देखो ये एक कंपोजिट रॉड है, इसका मतलब दो रॉड का मिक्सचर है, यहां तक इसका मास m है, ये एक रॉड है, ये मास 2m है, ये दूसरी रॉड, दो रॉड का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। आगे क्या लिखा है, assume ओमेगा इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड एंड m इक्वल्स टू 1 kg, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। देखो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा उसने दे दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, बस मुझे तो I निकालना है किसका। अब दो रॉड हैं तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, पहले 1 का निकालता हूं, इसे रॉड 1 कह देता हूं, इसे 2 कह देता हूं। बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, P के अबाउट, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी P के अबाउट ही चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना रोटेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसमें जो I होता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इस फॉर्मूले में जो I लेते हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बॉडी तो P के अबाउट रोटेट कर रही है ना, तो एक्सिस ये होगी ना, ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, किसका, फिलहाल तो रॉड 1 का चाहिए। अब आप बताओ आपकी एक्सिस क्या है, आपकी एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है और उसके एंड से पास कर रही है। जब एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर हो और एंड से पास करे तो फॉर्मूला क्या होता है, ml²/3, मास 1 लेंथ 1/3, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/3, किसका, रॉड 1 का। अब रॉड 2 का निकालता हूं, अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, P के अबाउट, रोटेट तो P के अबाउट कर रही है ना। अब ये पॉइंट तो उस रॉड के बिल्कुल बाहर चला गया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे इसका CM होगा बीच में, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो फॉर्मूला होगा, हाँ वो हमारे पास है, जो एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर हो और CM से पास करे
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²/12, वो है। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ये हमारे पास है, ये तो हमारे पास है ये, और ये चाहिए। तो बताओ दोनों एक्सिस क्या एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो I2 किसके बराबर आएगा, ICM प्लस MD²। ICM कितना होता है, ml²/12। ml²/12 में m क्या होता है, बॉडी का मास, और इसका मास 2m है, तो m की जगह 2m रखेंगे। प्लस md² में भी m क्या होता है, बॉडी का मास 2m। d क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, p और cm के बीच का डिस्टेंस। यहां तक l है और ये l/2 होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 3l/2। ये चेक कर लीजिए सही से, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए अच्छी तरह से। पहले अच्छी तरह चेक कर लीजिए मैंने सही कर दिया नहीं कर दिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जबकि नीचे 12 है ये, तो अगर एलसीएम हम 12 लें तो ये इस तरह से आ जाएगा 2m 12, ये आपका l² है, ये तो 1 ही आएगा l², और ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और नीचे 4 था, एलसीएम आपने 12 लिया है तो इंटू 3 और आएगा 27 आ जाएगा ऐसे। चेक कर लीजिए सही से, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे, देख लो अच्छी तरह से। तो अब देखो यहां से कितना आ गया, ये आ गया आपका 28 नहीं आएगा बल्कि 14 ml²/6। चेक कर लीजिए, सॉरी 3, और ये आ जाएगा 14 मास 1 लेंथ 1/3, तो बेटे ये 14/3 आ जाएगा। चेक कर लो सही से, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, कोई आसान कैलकुलेशन है। मेथड देख लो क्या लगाया मैंने, यहां तक इंपॉर्टेंट है, यहां तक मैंने मेथड लगाया। अब वैल्यू तो आप कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई इतना समझ लीजिए, आईसीएम होता है ml²/12, मगर उस ml²/12 में m क्या होता है, बॉडी का मास, और बॉडी का मास 2m है, तो m की जगह 2m आएगा। ऐसे ही md² में भी m क्या होता है, बॉडी का मास, और बॉडी का मास 2m है तो 2m आएगा। अब I1 I2 ऐड कर दो ताकि टोटल I आ जाए। टोटल I क्या होगा, दोनों रॉड का कंबाइन होगा ना, I1 प्लस I2, तो 1/3 प्लस 14/3, तो यहां से 5 आ गया है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ I कितना है 5, ओमेगा कितना है 10 का स्क्वायर, तो आप देखो 250 जूल आ जाएगा। चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, देख लो सही से। क्वेश्चन आसान है, बेसिकली क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का भी नहीं है, क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मेन चीज तो आई निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक, हाँ बस ये मालूम होना चाहिए कि रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसमें आई किसके अबाउट होता है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोलिंग से कंफ्यूज मत करना, रोलिंग का फॉर्मूला अलग होता है। रोलिंग के फॉर्मूले में आईसीएम लिखा होता है, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम के अबाउट लेते हैं। लेकिन ये रोलिंग नहीं, रोटेशन है, रोटेशन में आई के आगे कुछ नहीं लिखा होता, और रूल होता है कि रोटेशन में जो आई लेते हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पी है, तो पी के अबाउट लेंगे हम। अब अच्छी तरह चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कोलाइड विद सरफेस केप्ट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज। देखो फोटोन किस में है, लाइट में तो है ना, तो लाइट तो टकरा के वापस चली जाएगी ना ऐसे, कितने एंगल से, थीटा, सेम एंगल से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। तो लाइट थीटा एंगल से आएगी तो रिफ्लेक्ट करके थीटा से वापस चली जाएगी। हाँ, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्शन होगा? अब देखिए ऐसा है, इसने सरफेस का, अब सरफेस का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहिए था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या ट्रांसमिटिंग। अब ट्रांसमिटिंग सरफेस में तो वो एज इट इज पास हो जाएगी ना, ठीक, या अगर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती है, एग्जामिनर कहता खुद दिमाग लगाओ। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रांसमिटिंग मीडियम होता परफेक्ट तो लाइट एज इट इज पास हो जाती, कोई चेंज ही ना आता, फिर तो मोमेंटम का चेंज जीरो होना चाहिए था, जबकि जीरो किसी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा, अगर यहां पर रिफ्रैक्शन होता तो आपको पता है रिफ्रैक्शन में एंगल निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा और उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होना चाहिए। क्या उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। भाई तीन तरह के सरफेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग, ट्रांसमिटिंग या फिर मीडियम चेंज। अब बाकी तीन में से दो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो हर बात वो क्लियरली बताए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ बातें जो होती हैं छुपा ली जाती हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट खुद इसको समझेगा। तो अब उसने खुद नहीं बताया, मगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसलिए लाइट जिस एंगल पे जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो लाइट गई है इसका मोमेंटम क्या होता है? मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाया था, लाइट का मोमेंटम होता है एनर्जी अपॉन सी, और फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा। उस हिसाब से एच बाई लैम्डा मोमेंटम होगा इसका। ये फॉर्मूला हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं ना। तो ये मोमेंटम है, ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई कंपोनेंट लो। भाई एक्स में एंगल है तो ये पी कॉस थीटा होगा और ये पी साइन थीटा। इनिशियली अभी कोलिजन नहीं हुआ, कोलिजन तो बाद में होगा। जब ये जा रहा था तो इसके दो कंपोनेंट थे, एक एक्स में ऐसे था ना पी ऐसे, तो एक एक्स में कंपोनेंट था और एक वाई में। टकराने के बाद सर, टकराने के बाद दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में पी कॉस थीटा और एक वाई में पी साइन थीटा। तो टकराने से पहले लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे मोमेंटम पी से, जिसकी वैल्यू एच बाई लैम्डा है, जिसके दो कंपोनेंट थे एक्स में और वाई में। टकराने के बाद ऐसे गई, अगेन उसके दो कंपोनेंट थे। अब आप देखो वाई कंपोनेंट इनिशियली क्या था, पी साइन थीटा अपवर्ड, और फाइनली क्या है, पी साइन थीटा अपवर्ड। ना वैल्यू में कोई चेंज आया ना डायरेक्शन में, तो वाई में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आया, तो छोड़ दो वाई को। एक्स में पहले क्या था, पी कॉस थीटा राइट, बाद में पी कॉस थीटा लेफ्ट। एक्स में वैल्यू नहीं चेंज हुई, डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना, कुछ तो बदला, यानी कि एक्स मोमेंटम में चेंज आया है। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था, पी कॉस थीटा आई, सॉरी माइनस आई क्या, फाइनल तो ये वाला है ना, ये वाला लेफ्ट की तरफ, और एक्स राइट में है तो माइनस एक्स में आएगा, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये आ गया आपका माइनस 2p कॉस थीटा आई कैप, और p मैंने भी निकाला है h बाई लैम्डा, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, देख लो अच्छी तरह से। हाँ, बस उसने एक ही चीज क्लियर नहीं की थी कि सरफेस कौन सा है, वो मैंने आपको बता दिया। आप बाकी पॉसिबिलिटी देखें तो वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो ये कंफर्म रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए होमोजेनस प्लेट PQRST इज शोन इन फिगर, वो हम देख सकते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट लाइज एट मिड पॉइंट A ऑफ द सेगमेंट QT। तो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ए पॉइंट A पर, यहां पर है, ठीक है। देन द रेशियो B बाई A इज, भाई सेंटर ऑफ मास अगर A पर है तो B बाई A का रेशियो क्या होगा? पहले तो मुझे बताओ, इस पार्ट पे देखो, ये क्या है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये इसको आप एक बॉडी मानो अलग से। स्क्वायर प्लेट का सीएम कहां होता है, उसके सेंटर पे, तो आप स्क्वायर प्लेट को यहां रख दो,
सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यही तो कहता है कि आप पूरी बॉडी को पॉइंट मास मान सकते हैं और पॉइंट मास मानकर कहां रख सकते हैं, उसके सीएम पर। भाई सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यही तो कहता है कि आप पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पॉइंट मास उसके सीएम पे रखा हो। तो मैंने इस स्क्वायर प्लेट को एक पॉइंट मास मान लिया m1 और कहां रख दिया, इस स्क्वायर के सेंटर पे, यहां पे रख दिया। स्क्वायर का सीएम तो यही है ना, तो फिर ये सीएम किसका है, ये सीएम है पूरे सिस्टम का। स्क्वायर का सीएम तो स्क्वायर के सेंटर पे होगा ना यहां पर। मैंने इसे m1 कह दिया। अब आप प्लेट को भूल जाइए, अब प्लेट की जगह बस ये m1 आएगा। ऐसे इस ट्रायंगल प्लेट को लीजिए, ट्रायंगुलर प्लेट को भी आप ये कहिए कि ये प्लेट नहीं है, इसको भी रिप्लेस कर दीजिए एक पॉइंट मास से और कहां रख दीजिए, उसके सीएम पर। तो ट्रायंगुलर प्लेट को भी मैं एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देता हूं और कहां रख देता हूं मैं, उसके सीएम पर। अच्छा, ये आपने स्क्वायर प्लेट को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया और कहां रख दिया, स्क्वायर के सीएम पर। स्क्वायर का सीएम कहां होता है, स्क्वायर के सेंटर पे। ये पूरा डिस्टेंस a है तो ये a/2 होगा, ये वाला। अच्छा, और आपने ट्रायंगुलर प्लेट को भी पॉइंट मास से रिप्लेस किया और उस पॉइंट मास m2 को कहां रखा, उसके सीएम पर। ट्रायंगल का सीएम कहां होता है, ट्रायंगल का सीएम ट्रायंगल के बेस से h/3 हाइट पे होता है। ठीक है, तो अगर ये टोटल हाइट h है, ट्रायंगल की हाइट h है, तो जो सीएम होता है बेटे ये h/3 हाइट पे होता है बेस से। ये ट्रायंगल का बेस है ना, ये वर्टेक्स है, बेस से h/3 हाइट पे होता है। अगर टोटल हाइट कितनी है, h है, तो ये टोटल हाइट h मान लो, तो ये h/3 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरह से। तो अब प्लेट को भूल जाओ आप, स्क्वायर प्लेट को मैंने पॉइंट मास m1 से रिप्लेस कर दिया है और ट्रायंगुलर प्लेट को मैंने m2 मास से रिप्लेस कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो पॉइंट मास का बन गया है। अब एक पॉइंट मास m1 है और एक पॉइंट मास m2 है, बीच में ये a है जहां पे इन दोनों का कंबाइंड सीएम है। स्क्वायर प्लेट का सीएम ये है, ट्रायंगुलर प्लेट का सीएम ये है और दोनों का मिला के सीएम कहां पर है, a पर है, इस तरह से। अब इस सीएम को ओरिजिन मान लेते हैं 0 0। अब क्योंकि ये डिस्टेंस a/2 है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a/2, 0। माइनस इसलिए क्योंकि ओरिजिन ये है ना, तो लेफ्ट में जा रहे हो तो नेगेटिव में आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है, h/3, तो ये हो जाएगा h/3, 0। ये रहा। अब ये क्वेश्चन पॉइंट मास का, प्लेट का नहीं है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन प्लेट का दिया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस स्क्वायर प्लेट को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया m1 से और कहां रख दिया, उसके सीएम पर। ऐसे ही इस ट्रायंगुलर प्लेट को रिप्लेस कर दिया एक अनदर पॉइंट मास से m2 से और कहां रख दिया, उसके सीएम पर। और मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमें यही तो बताता है कि हम किसी सिस्टम को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं और उस पॉइंट मास को उसके सीएम पे रख सकते हैं। तो वो कर दिया मैंने। अब ये दो पॉइंट मास आ गए हैं, ठीक है। अब सेंटर मास का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्ससीएम होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक्ससीएम 0, एक्ससीएम सीएम तो 0 है ना, ओरिजिन है। m1 स्क्वायर का मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया a स्क्वायर इंटू थिकनेस। देखो ये a है, ये भी a है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a इंटू a स्क्वायर, और एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम। क्लास में पढ़ाया था कि जितनी भी 2 डायमेंशन बॉडीज होती हैं, प्लेट जैसे जितनी भी 2 डायमेंशनल बॉडीज होती हैं, उनका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। डिस्क हो, प्लेट हो, ये सब 2 डायमेंशन बॉडीज हैं और 2 डायमेंशन बॉडी का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया, ये एरिया, ये थिकनेस, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या आ गया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेंसिटी मास, ये तो m1 हो गया इंटू x1। x1 कितना है, -a/2।
प्लस m2। चलो m2 पुट करते हैं। अगेन मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया हो गया इंटू थिकनेस, ये मास आ गया। देखो ये ट्रायंगल का बेस है कितना, a, ये ट्रायंगल का बेस है और ये ट्रायंगल की हाइट कितनी है, h। तो आपको याद हो हमने जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस a है और ये उसकी हाइट हो गई, तो ये आ गया आपका इस तरह से। ये एरिया हो गया, ये थिकनेस, ये वॉल्यूम आ गया, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, m2 आ गया इंटू x2। x2 कितना है देखो वहां से, h/3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चेक कर लीजिए, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ऊपर m1 m2 की वैल्यू पुट की, नीचे क्यों नहीं पुट की, जरूरत नहीं है। क्यों, अभी ये टर्म इधर इधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो खामखा उसकी वैल्यू पुट करके टाइम क्यों बर्बाद करूं। चेक कर लो, मेरा मेथड खत्म हो गया, अब कैलकुलेशन करनी हो मैं कर लूंगा। पहले कंसेप्ट समझ लो सही से। मैंने आपसे कहा मेरे पास ये एक सिस्टम है, ट्रायंगल प्लेट प्लस स्क्वायर प्लेट, जिसका कंबाइंड सीएम ए पर है इनका। ये सीएम किसका है, प्लेट प्लस ट्रायंगल का। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्क्वायर को एक पॉइंट मास माना m1 और कहां रख दिया, स्क्वायर के सीएम पर a/2 पर। फिर मैंने उस पूरे ट्रायंगल को एक पॉइंट मास माना m2 और उसके सीएम पे रख दिया बेस से h/3। अब इससे क्या हो गया, ये दो पॉइंट मास बन गए जिनका सीएम यहां पर है। मैंने सीएम वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला। मासेस नहीं पता थे तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम नहीं पता था, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, उससे मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। अब चेक कर लो, मैंने वैल्यू सही पुट कर दी नहीं कर दी। अच्छा, ट्रायंगल थोड़ा सा हो सकता है विजिबल ना हो, मैं अलग से बना देता हूं। बेटा ट्रायंगल थोड़ा सा ये इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने, विजिबल नहीं हो रहा थोड़ा सा। देखो है ना, ये ए है, मैंने ट्रायंगल को एक पॉइंट मास माना m2 और कहाँ रखा, उसके सीएम पर। ट्रायंगल का सीएम जो होता है वो बेस से h/3 पे होता है, अगर टोटल हाइट कितनी हो ट्रायंगल की, h हो तो। ये मैंने डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ किया, उस तरफ थोड़ा छोटा हो रहा ना, हो सकता है दिखाई ना दे, मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये ट्रायंगल का बेस है और ये ट्रायंगल की हाइट है ये, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं उल्टा नहीं कह सकते, इससे बेस इससे हाइट, हाँ वो आपकी मर्जी है। मैंने इसे बेस का है और इसे हाइट का है, ठीक है। अब यहाँ m2 हो गया, ये मैंने दोबारा शो किया इस डायग्राम को, विजिबल सा नहीं हो रहा थोड़ा सा, ठीक है। चेक कर लीजिए, हो गया। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये m1 प्लस m2 तो इधर चला जाएगा 0, ठीक है, बचेगा वो टर्म आपका। तो 0 इक्वल्स टू माइनस रो a क्यूब t/2 प्लस रो, और ये टर्म देखो कितना आ रहा है ऊपर वाला, इस साइड वाला, ये आ रहा है ah² t/6, ah² t/6, ये रहा आपका। अब चेक कर लीजिए, मैंने पीछे से कॉपी किया है। अब इस टर्म को इधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, रो a³ t/2 इक्वल्स टू रो ah² t/6। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आएगा a² h²/3, ये आ जाएगा। और h क्या होगा, h देखते क्या होगा। जरा सा ट्रायंगल को देखो, ये लेंथ दे रखी है b, ये b है, और ये पूरी लेंथ a है, यानी कि यहां से कितनी होगी, a/2। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं ट्रायंगल को। ये देखो, ये आधा ट्रायंगल बनाओ तो ये कितना होगा, a/2, ये h और ये b। ये इसी ट्रायंगल को दोबारा बनाया, ये पूरा a था तो आधा कितना होगा, a/2, ये हाइट h थी और ये b है। तो इस ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल को, तो कोई ये हाइट, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो आप वो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, b² इक्वल्स टू h² प्लस a²/4। तो h² आ गया b²
माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ रख दीजिए। 3 को उधर ले जाइए, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये 13a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से b बाई ए आ गया √13/2। देखिए ना, पूछा क्या था हमसे, मैंने b बाई ए का रेशियो निकाल दिया है सीएम के कंसेप्ट से। अब जरा देख लो उसने पूछा क्या था हमसे। उसने कहा था देन द रेशियो b बाई ए इज, हाँ तो b बाई ए का रेशियो पूछा था, और क्या पूछा था उसने, वही निकाल दिया हमने। यहाँ पे चेक कर लीजिए। √13/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √13/4, 2 को रूट के अंदर ले जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो इससे कोई ऑप्शन मैच होता हो तो ये ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका। इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में कई बार कराए हैं, ठीक है। पर ध्यान रखा करो, बड़ी बॉडीज को पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया करो। एक बार क्वेश्चन बड़ी बॉडी से पॉइंट मास का बन गया तो बहुत इजीली फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल है, बॉल कह दीजिए पार्टिकल m मास का, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग ऐसे गई है ऐसे ऐसे, और इसने पकड़ ली है। अब पकड़ ही नहीं ली, खींच रहा है स्ट्रिंग को, तो जैसे जैसे स्ट्रिंग खींचेगा वैसे वैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे यहाँ तक। उसके बाद तो नीचे गिर जाएगा पार्टिकल, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। तो मूवमेंट तो यहां से होगा ना, इनिशियल से लेकर फाइनल। उसके बाद तो ऐसा है ना, अगर वो खींचेगा भी इसके बाद तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। तो मूवमेंट जो स्ट्रिंग के साथ होगा वो I से F तक होगा। क्या चाहिए, वर्क बाय टेंशन चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एज शोन इन फिगर, ए पर्सन इज पुलिंग ए मास m फ्रॉम ग्राउंड on a fixed rough or hemispherical surface up to the top of hemisphere with the help of light inextensible string। पहले सेंटेंस में साफ लिखा है कि एक आदमी इस पार्टिकल को पुल कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक, किसके ऊपर, एक फिक्स रफ हेमिस्फेरिकल सरफेस पर। वो दिखाई भी दे रहा है। आगे क्या लिखा है, रेडियस इज r एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, ठीक है। Assume block is pulled with negligible velocity, work done by tension is। देखो टेंशन का वर्क निकालने के लिए तो पहले टेंशन चाहिए, भाई बिना फोर्स के थोड़ी वर्क आएगा। तो पहले तो मुझे लॉज ऑफ मोशन के स्टेप लगाकर टी निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रल एफ डॉट डी एस से मुझे सॉल्व करके वर्क बाय टेंशन निकालना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है वर्क बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई WET मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, यही तो कहता है वर्क बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्स में कौन कौन से फोर्स आएंगे, mg आएगा, नॉर्मल आएगा, स्ट्रिंग की टेंशन आएगी और फ्रिक्शन, सारे आ गए। अच्छा, नॉर्मल का वर्क तो जीरो होगा, क्यों, मैंने बेटे आपको पढ़ाया था कि जब पार्टिकल सरफेस के अलोंग चले तो नॉर्मल का वर्क क्या होता है, जीरो। ये नोटबुक में लिखवा चुका हूं। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो आएगी। वो क्यों आएगी, सर उसने साफ लिखा है एज्यूम दैट ब्लॉक इज पुल्ड विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ जाएगी। तो अब ये बचा भाई, पहला टर्म है वर्क बाय ग्रेविटी। वर्क बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, प्लस माइनस mgh, ऊपर जाए तो माइनस। अब आपका पार्टिकल तो ऊपर ही गया है ना, यहां से यहां तक तो माइनस ही लेंगे। ये फॉर्मूला क्लास में लिखवाया था। इसमें h क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ I से F तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, r। भाई पार्टिकल वैसे तो ऐसे गया है मगर वर्टिकली तो r ही गया ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटे, r।
तो ये वर्क बाय ग्रेविटी यहां रख दीजिए माइनस mg/r, वर्क बाय ग्रेविटी वहां से देख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्क बाय फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला भी क्लास में लिखवाया था, माइनस म्यू mg/l, वेयर l क्या बताया था, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब बताओ I से F तक हॉरिजॉन्टल में कितना चला होगा। देखो पार्टिकल यहां से यहां गया है, यहां से, तो यहां से यहां x में कितना चला, ये तो ये तो रेडियस हो गया ना, r चला होगा, तो l की वैल्यू r रख दो, फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा माइनस म्यू mg/r। अब यहां रख दीजिए माइनस म्यू mg/r प्लस वर्क बाय टेंशन इक्वल्स टू 0, तो यहां से वर्क बाय टेंशन आ गया बेटे mg/r 1 प्लस म्यू, ए ऑप्शन ए आ गया, चेक कर लीजिए सही से, देख लो WT से जल्दी हो गया, क्योंकि ऐसा है ना, वर्क बाय ग्रेविटी और वर्क बाय फ्रिक्शन के तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये लग जाएंगे, इनडायरेक्टली ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। चेक कर लीजिए सही से, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, देख लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन में लिखा है ए पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम 0,0 टू a, under a force 3I plus 4j from two paths. Path 1 is OP and path 2 is OQP. Let W1 and WB2 is the work done. Then देखो मैं एक पार्टिकल को एक बार तो डायरेक्ट ले गया हूं O से P, उसका वर्क डन W1 है, और एक बार मैं इनडायरेक्टली ले गया हूं O से Q देन Q से P, उसका वर्क डन W2 आया। जानना चाहता हूं कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। अब देखो एक तरीका तो यह है कि पहले आप भी O से P ले जाओ और वर्क निकाल लो, वो W1 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये, और उसके बाद फिर आप O से Q, Q से P ले जाओ, उसका वर्क निकाल लो, वो W2 हो जाएगा। और जब W1 W2 आ जाएंगे, आप खुद देख लो उनके बीच का रिलेशन क्या है। एक तरीका तो यह है, मगर इस मेथड में आपको वर्क निकालना पड़ेगा 2 बार, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। क्यों? आप एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका फोर्स है कांस्टेंट फोर्स है, 3I प्लस 4j, इसमें कोई वेरिएबल टर्म नहीं। अगर कोई फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो वैल्यू वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, या फिर वो वैल्यू वाइज वेरिएबल हो मगर वेरिएबिलिटी इस तरह से हो कि I के साथ x हो, j के साथ y हो, तो ऐसे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। आप O से P जाओ या O से Q, Q से P जाओ, आंसर सेम आएगा। मगर ये बात मैंने आपको किसके लिए पढ़ाई थी? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। मैंने आपको बताया था वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आप डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्टली जाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर ए होगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो। हाँ, लेकिन आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी तो कंजर्वेटिव फोर्स की है, हमें कैसे मालूम ये कंजर्वेटिव है? वही तो बता रहा हूं, अगर कोई फोर्स कांस्टेंट हो वैल्यू वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, या फोर्स वेरिएबल इस तरह से हो कि I के साथ वेरिएबिलिटी x किया है और j के साथ वेरिएबिलिटी y किया है, तो ऐसे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब ये तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है तो कंफर्म कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है तो इसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा W1 इक्वल्स टू W2। ऐसे ही बोल दो, क्यों सॉल्व कर रहे हो? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर अगर मैं करना चाहूँ तो कर लो, मेरा क्या जाता है, कर लो, मैं कर देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। चलो W1 निकालते हैं पहले। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल F डॉट ds, ठीक है, और F कांस्टेंट है तो बाहर ले जाइए, इंटीग्रल ds। F डॉट ds का इंटीग्रल क्या होता है? s। F क्या है? 3I प्लस 4j। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। भाई काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है, आप देख लो कितना आ रहा है ये। तो ये आएगा W1 इक्वल्स टू 3i प्लस 4j डॉट AI प्लस AJ। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई कोफिशिएंट को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कोफिशिएंट को जे कोफिशिएंट से। तो लिखो 3a प्लस 4a इक्वल्स टू 7a। W1 आ गया, चेक कर लीजिए। W1 कहां से निकाला मैंने? डायरेक्ट O से P, ऐसे चेक कर लीजिए से। अब इनडायरेक्टली निकाल लेता हूं, चलिए इनडायरेक्टली भी निकालते हैं। पहले O से Q, वर्क का फॉर्मूला ये लगेगा इंटीग्रल F डॉट ds। F कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर ले जाइए, ds का इंटीग्रल होता है S। F है 3i प्लस 4 था ना, हाँ 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j डॉट डिस्प्लेसमेंट O से Q डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर O से Q तो आप देख लो कितना डिस्प्लेसमेंट है, डायग्राम से देख लो ना। O से Q तो आप खाली x में चले हैं बस, कितना? सर x कोऑर्डिनेट A है, A चले हैं बस, तो खाली x में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बस। तो ऐसे लिखो सब बस A I खत्म। डॉट प्रोडक्ट लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? I कोफिशिएंट को I कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करो A से, तो कितना आएगा? 3A। और J को नहीं करेंगे सर, J कोफिशिएंट को J कोफिशिएंट से करेंगे। सर यहां तो J कोफिशिएंट है, उधर J कोफिशिएंट है ही नहीं, किससे करूंगा मैं? भाई डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था मैंने आपको 11th में, I कोफिशिएंट को I कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने किया, 3 को A से किया, फिर J कोफिशिएंट को J कोफिशिएंट से करते हैं। अब इधर J कोफिशिएंट है 4, उधर J कोफिशिएंट है ही नहीं, किससे करूंगा? छोड़ दो उसको, बस 3 आ गया आंसर। अब करेंगे Q से P, Q से P, वर्क इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लगेगा F डॉट S, कांस्टेंट फोर्स है। F क्या है? 3i प्लस 4j डॉट, देखो Q से P डिस्प्लेसमेंट की तरह, देखो चेक करो, Q से P डिस्प्लेसमेंट है y में, कितना? सर ये y कोऑर्डिनेट A है, तो ये A है, ये वाला डिस्टेंस, तो y में चले हैं A, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? AJ। डॉट प्रोडक्ट लो, I कोफिशिएंट को I कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, इधर I कोफिशिएंट है, उधर I कोफिशिएंट है ही नहीं, तो कर ही नहीं सकते मल्टीप्लाई, छोड़ दो। J कोफिशिएंट को J कोफिशिएंट से करो, तो 4 को A से करो, कितना आएगा? 4A। ये Q से P का वर्क आ गया, तो O से Q का वर्क 3 आया, Q से P का 4A, तो बताओ OQP का वर्क कितना हो गया टोटल? W2, ये आ गया 3A प्लस 4A, कितना आ गया? 7। अब आप खुद देख लो, W1 कितना आया था? 7 है, ये भी कितना आया? 7 है, तो यहां से प्रूव हो गया कि W1 किसके बराबर है? W2। तो मर्जी है आपकी, अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है जो मैंने बताई, तो जरूरत ही नहीं है, सिंस वो कंजर्वेटिव है उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट टिक कर दो W1 इक्वल टू W2। फिर भी अगर किसी को यकीन ना आए कि सर मैं करके देखना चाहता हूं, करके देख लो, जब जो बात सच है वो सच ही है, आप कैसे भी कर लो उसको, चेक कर लो, कोई डाउट हो मुझे बता दीजिए। मैंने W1 कैसे निकाला वो चेक कर लीजिए, और फिर मैंने W2 कैसे निकाला उसे चेक कर लीजिए। Two identical cylindrical vessels with their bases at the same level, each contain a liquid of density rho। देखो उसमें 2 आइडेंटिकल सिलेंडर दिए हैं, ठीक है, इस तरह से, थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देता हूं। इस तरह से 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स विद देयर बेस एट द सेम लेवल, दोनों के बेस क्या है? सेम लेवल पे। द हाइट ऑफ लिक्विड इन वन वेसल इज h1, एक वेसल में हाइट h1 है और दूसरे वेसल में जो हाइट है वो है h2, ठीक है।
द एरिया ऑफ देयर बेस इज ए, इनके जो एरिया है वो ए है, ये इस तरह से, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्विलाइजिंग द लेवल व्हेन द टू वेसल्स आर कनेक्टेड, मैंने पहले ही कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्ट कर रखे नीचे से, ऐसा है, मुझे तो क्वेश्चन याद था इसलिए मैंने पहले से कनेक्ट कर दिए, हालांकि उसने बिल्कुल एंड में बताया कनेक्ट किए हैं। देखो क्वेश्चन से समझ लेते हैं। टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स विद देयर बेसेस एट द सेम लेवल, ईच कंटेन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल हैं जिनके बेस का लेवल सेम है और दोनों में लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो। ठीक, आगे लिखा है द हाइट ऑफ लिक्विड इन वन वेसल इज h1, पहले वाले में h1, एंड द एट इन अदर वेसल इज h2, अलग अलग हाइट है। द एरिया ऑफ आइदर बेस इज a, वो मार्क कर दिया मैंने। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्विलाइजिंग द लेवल व्हेन टू वेसल्स आर कनेक्टेड, कहता है अगर दोनों वेसल को मैं कनेक्ट कर दूं तो जाहिर सी बात है जब मैं दोनों वेसल को कनेक्ट करूंगा तो लिक्विड फ्लो करेगी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर। ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कि अगर आप दो कंटेनर को आपस में कनेक्ट करें तो लिक्विड फ्लो करती है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो जब दो वेसल अलग अलग थे तो दोनों में लिक्विड की हाइट अलग अलग थी, पॉसिबल था, लेकिन जब आप इसे कनेक्ट कर देंगे तो अब लिक्विड फ्लो करेगी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कब तक? जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाए। तो अब ये लिक्विड नीचे जाएगी ऐसे और ये लिक्विड ऊपर जाएगी ऐसे। कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों के लेवल सेम ना हो जाए, ए ऐसे ऐसे, तब तक जाएगी। ठीक, और ये लेवल सेम कहां जाके होते हैं? एवरेज पर, दोनों के एवरेज के बराबर हो जाते हैं। ये फाइनली जब दोनों के लेवल सेम होंगे तो एवरेज के बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड के लेवल का एवरेज आ जाता है ये इस तरह से। तो बेसिकली इनिशियली जो है वो यहां पे पानी ज्यादा था और यहां पर पानी कम था। ठीक, आपने कनेक्ट किया तो पानी हायर लेवल से मूव होके कहां चला गया? इधर चला गया, ताकि दोनों साइड के लेवल क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, आप घर के भी करके देख सकते हैं। अगर आप दो लेवल कंटेनर को कनेक्ट कर दें तो लिक्विड फ्लो करने लगती है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल अंटिल देयर लेवल बिकम सेम। और कहां जाके सेम होंगे? एवरेज के बराबर होंगे। क्या चाहिए? पूछ रहा है इस प्रोसेस में ग्रेविटी का वर्क कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, इधर पानी नीचे गया है तो यहां भी ग्रेविटी ने वर्क किया होगा, इधर पानी ऊपर गया है तो इधर भी ग्रेविटी ने वर्क किया होगा। अगर मैं रियल प्रोसेस से जाऊं, इसका वर्क डन अलग निकालूं और उसका अलग निकालूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये लेवल नीचे जाएगा तो इस साइड का मास चेंज होगा, जैसे जैसे पानी उधर शिफ्ट हो रहा होगा ये मास कम हो रहा होगा, और वेरिएबल मास का वर्क डन इंटीग्रल एफ डॉट डी एस से निकालना पड़ेगा। पूरा एक पेज लग जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा अच्छा खासा। फिर वही काम यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पानी नीचे जा रहा तो यहाँ पानी ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा मास बढ़ेगा, तो ये भी वेरिएबल मास का क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं रियल मेथड से जाऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या करूंगा? मैं एक नई थ्योरी बना रहा हूं। रियलिटी में तो ये हुआ है कि जब मैंने कंटेनर कनेक्ट किए हैं तो ये पानी नीचे गया है और ये पानी ऊपर, ये रियलिटी है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हुआ ये है कि किसी ने पानी को यहां से उठाकर यहां रख दिया, ये ताकि लेवल क्या हो जाए? सही। भाई आप ये मान के चलिए कि किसी आदमी ने क्या करा है, इतने पानी को यहां से उठाकर यहां रख दिया। अगर मैं इस पानी को यहां से उठाकर यहां रख दूं तब भी तो लेवल सेम हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। ये पानी उठ गया तो ये यहां गया, और ये पानी उठा के यहां रख दिया तो ये पानी यहां चला गया, तो लेवल क्या हो जाएंगे? सेम। तो आप रियलिटी को छोड़ दो, आप ये मानो कि किसी ने इतना पानी यहां से उठाया और यहां फिट कर दिया। तो अगर ये पानी यहां से उठकर यहां जाएगा तो ऐसा होगा जैसे एक ब्लॉक, पानी का ब्लॉक
यहां से उठकर यहां गया है। और जब कोई ब्लॉक ऊपर से नीचे आता है तो वर्क बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, प्लस mgh। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसे प्लस mgh कहते हैं। तो ये लग जाएगा डायरेक्ट। अब इंटीग्रेशन वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको ब्लॉक मान रहे हैं और ब्लॉक यहां से उठकर यहां गया तो ब्लॉक का मास जितना यहां होगा उतना यहां, तो मास कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट मास का फॉर्मूला ये होता है, ऊपर जाओ तो माइनस mgh, नीचे जाओ तो प्लस। आपका ब्लॉक ऊपर से नीचे आया है, प्लस mgh। और मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू हाइट, h हाइट होगी ना ये वाली, तो ये आ गया रो ए जी एच स्क्वायर आ गया। h कहां से आएगा भाई, ये h1 है, ये h1 प्लस h2/2 है, तो h क्या होगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो h आ जाएगा। तो h कैसे आ जाएगा, h आ जाएगा h1 माइनस h1 प्लस h2/2। आप माइनस करके देखो, इतना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो यहां पर। इतना, तो ये आ जाएगा बेटे आपका, चेक कर लीजिए। इतना क्या करा इसे सर, मैंने रियल मेथड से सॉल्व नहीं किया है, रियल मेथड से करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा समझो उसको। इन रियलिटी ये हुआ है कि यहां का पानी नीचे गया है तो यहां की ग्रेविटी ने अलग से काम किया है, और जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा था मास डिक्रीज हो रहा था, तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम था जिसका वर्क डन इंटीग्रल एफ डॉट डी एस से निकलेगा। उसी तरह से यहां पानी ऊपर जा रहा था, यहां भी ग्रेविटी ने काम किया होगा, और जैसे जैसे मास ऊपर जा रहा होगा बढ़ रहा होगा, तो यहां भी वेरिएबल मास सिस्टम का वर्क डन हुआ होगा। तो कायदे में तो मुझे इंटीग्रल एफ डॉट डी एस 2 बार लगाना चाहिए था, लेफ्ट और राइट में, मगर वो बहुत लेंदी हो जाता। तो मैंने ये मान लिया कि पानी इधर से नीचे उधर से ऊपर नहीं गया, रियल प्रोसेस को छोड़ दिया। मैंने ये मान लिया कि किसी इंसान ने ये पानी का ब्लॉक यहां से उठाकर बस यहां फिट कर दिया है। जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आता है तो क्योंकि ब्लॉक का मास तो कांस्टेंट होता है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाता है mgh, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। h की वैल्यू हमने निकाल ली, आंसर आ गया। अच्छा ये बताओ मैंने बुरा क्या किया है, अगर यहां से पानी नीचे जाए और यहां से ऊपर जाए तो भी तो आउटकम यही आता है कि लेवल सेम हो गए। और अगर कोई इंसान पानी का ब्लॉक यहां से उठाकर यहां फिट कर दे तो भी तो आउटकम यही आएगा कि लेवल क्या हो जाएंगे, सेम। जब ये ब्लॉक यहां से चला जाएगा तो ये पानी चला गया, लेवल ये हो गया, और ब्लॉक आके यहां फिट हो गया तो ये लेवल यहां पहुंच गया, तब भी तो लेवल सेम हुए। तो अगर मैं रियल मेथड से जाऊं या अपने एज्यूम मेथड से जाऊं, आउटकम तो सेम है। हाँ, आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। सर ग्रेविटी का वर्क डन निकाल रहे हो, क्लास में पढ़ाया था ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप रियल पाथ लो या एज्यूम पाथ लो, जब तक फोर्स कंजर्वेटिव है वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो रियल पाथ से वर्क आएगा वही एज्यूम पाथ से आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता ग्रेविटी तो आप कह सकते थे सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, तो पाथ बदलने से वर्क बदल जाएगा। लेकिन बेटा मैंने क्लास में पढ़ाया था ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मैं रियल मेथड से करूं या किसी एज्यूम मेथड से करूं, आंसर सेम आएगा। हाँ, लेकिन आउटकम सेम होने चाहिए। रियल मेथड में भी लेवल सेम हुए थे, और जो मैंने एज्यूम मेथड लिया उसमें भी लेवल क्या हुए हैं, सेम हुए हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एक ब्लॉक पुली सिस्टम दिया है, क्वेश्चन पढ़ लें। The system start from rest and A attained velocity 5 after it has moved 5 meter towards right. A के बारे में बात करते हैं।
ए के बारे में कहा गया है इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर इट हैज मूव्ड 5 मीटर। ये ए की इंफॉर्मेशन दी है, इसकी इंफॉर्मेशन दी है। अगर ये शुरू से स्टार्ट होता है रेस्ट से और 5 मीटर चलने पे ये 5 मीटर पर सेकेंड डेवलप कर लेता है, इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकता हूं? एक्सेलेरेशन निकाल सकता हूं। देखो यहां से कितना आ रहा है, चेक कर लो। तो पहले सेंटेंस से देख लो क्या लिखा है, द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ए अटेन ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर इट हैज मूव्ड ए डिस्टेंस 5 मीटर टुवर्ड्स राइट। तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 मीटर। तो थर्ड इक्वेशन लगा के एक्सेलेरेशन आ गया किसका? ए का। इसका एक्सेलेरेशन आ गया भाई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, उसका और बी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी का मैं बता देता हूं, आपको याद हो क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 2ap। याद आया? ये फॉर्मूला तब लगता है जब पुली मूवेबल हो। इसमें a1 a2 क्या पढ़ाए थे क्लास में मैंने? स्ट्रिंग के एंड पॉइंट के एक्सेलेरेशन। इस स्ट्रिंग का एक एंड कहां है? ये वाला। इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 0। और इस स्ट्रिंग का दूसरा एंड कहां है? यहां, जिसका एक्सेलेरेशन मालूम नहीं। तो a1 0 और a2 क्या है? ab। 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन ऑफ पुली। पुली से कौन कनेक्ट है? पुली से तुम्हारा ए कनेक्ट है, तो पुली का वो एक्सेलेरेशन होगा जो ए का है। कितना है? 2.5। इसका 5 हो गया ए आपका। तो ये फॉर्मूला हमने क्लास में पढ़ा था बेटे, ये वो लगा दिया मैंने। तो इस डाटा से जो पहला सेंटेंस दिया था वो ए के बारे में दिया था, उससे मैंने ए का एक्सेलेरेशन निकाल लिया और इस फॉर्मूले से बी का निकाल लिया। और डायरेक्शन कैसे देखे? कॉमन सेंस से देख लिए। फोर्स तुमने राइट लगाया है तो ये तो राइट ही जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो खिंच के कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से निकाल लिया मैंने। अच्छा, आगे पढ़ते हैं क्या। Assuming the arrangement to be frictionless everywhere and Poolean string are to be light, the value of constant force F on A, F की वैल्यू चाहिए, अभी मिलेगी। पहले आप B का FBD बनाओ भाई। B में नीचे क्या आएगा? इसका वेट 20, ऊपर टेंशन T। देखना B पे कोई और फोर्स तो लगेगा, नीचे mg लगेगा 20, ऊपर स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी T। सेकेंड लॉ लगा उसके ऊपर B पर, बी पे लगा रहा हूं सेकेंड लॉ। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, टी माइनस 20 इक्वल्स टू मास कितना है इसका? 2 और एक्सेलेरेशन 5, तो टी कितना आ गया? 30। चेक कर लीजिए सही से, हो गया। अच्छा, अब जरा सा इसका एफबीडी बनाओ। किसका? इसका एफबीडी बनाओ। देखो ये टेंशन टी है, ये टी है, ये भी टी होगी, तो यहाँ कितनी होगी? 2t। ये क्लास में पढ़ाया था मैंने, आपको रिवाइज कराता हूँ। इस स्ट्रिंग की टेंशन को आपने टी कहा है, तो ये स्ट्रिंग सेम है ना, यहां से यहां तक। ये देखो यहां से यहां तक। और आपको पता है लाइट स्ट्रिंग में थ्रू आउट टेंशन क्या रहती है? सेम रहती है। आपकी स्ट्रिंग लाइट है और क्लास में पढ़ाया था लाइट स्ट्रिंग में हर पॉइंट का टी क्या होता है? सेम। तो अगर यहाँ टी है तो इस स्ट्रिंग में हर जगह टी सेम होगा। यहाँ भी टी सेम होगा, यहाँ भी टी सेम होगा। अच्छा, ये स्ट्रिंग अलग है, मगर ये स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को बैलेंस कर रही है। तो अगर दो स्ट्रिंग को बैलेंस करेगी तो उसकी टेंशन क्या होनी चाहिए? 2t। 2t इन दोनों को बैलेंस करेगा ना, तो इसमें 2t होगी। अब इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ 6 का, ठीक है। तो 6 पे नीचे mg आएगा 60, ऊपर नॉर्मल n, राइट में f और लेफ्ट में 2t। मेरा चेक कर लीजिए। अब इस पे सेकेंड लॉ लगाओ x में। a पर सेकेंड लॉ लगा रहा हूं x डायरेक्शन में। x में तो मूव कर रहा है, आगे f है, पीछे 2t। मास कितना दे रखा है? 6 और एक्सेलेरेशन 2.5। t 30 निकाला था अभी, और 6 इंटू 2.5 कितना होता है? 15। तो यहां से t कितना आ गया बेटे? 75 आ गया। सॉरी, f की वैल्यू 75 आ गई। चेक कर लीजिए। सेकेंड लॉ लगाया है ब्लॉक ए पर इन x डायरेक्शन। चेक कर लो सही से।
आंसर कौन सा, ये आ जाएगा बी आपका, चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह से, कोई डाउट हो तो देख लो, अच्छी तरह चेक कर लीजिए। थोड़ा सा एक्सेलेरेशन का ध्यान रखना, एक एक्सेलेरेशन की इंफॉर्मेशन दी थी, बी की नहीं दी थी, बी मैंने खुद निकाला है इस फॉर्मूले से जो मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, उसके बाद आएगा आंसर, सही वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A very broad elevator platform is going up vertically with constant acceleration 1 meter per second square. At the instant when the velocity of the lift is 2 meter per second, a stone is projected from the platform with a speed of 20 meter per second relative to the floor at an elevation 30 degree. देखो क्वेश्चन देख लो, ये एक एलिवेटर है, ये पूरा लिफ्ट समझ लीजिए आप, ये ठीक है, और ये एलिवेटर जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। यहां पर मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। ए वेरी ब्रॉड एलिवेटर प्लेटफॉर्म इज गोइंग अप वर्टिकली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एलिवेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 2, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम प्लेटफॉर्म with speed 20 relative to floor at an angle 30। उसने जो वेलोसिटी दी है प्रोजेक्टाइल की वो रिलेटिव टू फ्लोर दी है, यानी कि रिलेटिव टू एलिवेटर दी है, फ्लोर एलिवेटर का ही तो है, ठीक है। तो एक काम करो फिर, सिंस वेलोसिटी एलिवेटर के रेस्पेक्ट में है, अपना ऑब्जर्वर भी एलिवेटर में रखो। क्यों? डाटा उसी के टर्म्स में दे रखे हैं तो ज्यादा अच्छा ये है कि ऑब्जर्वर वहीं रखता हूं। और टाइम कहां से पूछा है? टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रिटर्न टू द फ्लोर विल बी। देखो टाइम तो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता, क्लास से बताया था मास, टाइम और फोर्स की वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, तो टाइम तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। आप ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा करके टाइम निकालें तो भी वही आएगा, और एलिवेटर में ऑब्जर्वर को खड़ा करके टाइम निकाले तो भी वही आएगा। क्लास में पढ़ा चुका हूं, मास, टाइम एंड फोर्स की वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, तो टाइम तो फ्रेम में डिपेंड नहीं करता। तो मैं इस क्वेश्चन को ग्राउंड से नहीं कर रहा हूं सॉल्व। क्यों? ग्राउंड से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो प्रॉब्लम ये, जो डाटा दिया है वो रिलेटिव टू एलिवेटर दिया है। अगर मैं क्वेश्चन ग्राउंड से करूंगा तो मुझे सारी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा। आप अपना ऑब्जर्वर एलिवेटर में ही रखिए, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ऑब्जर्वर एलिवेटर में है। अब जब ऑब्जर्वर एलिवेटर में है तो हमें हर चीज विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही चाहिए। अब क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर एलिवेटर में है तो हर चीज विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर चाहिए। हर चीज का क्या मतलब है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही दी है, वेरी गुड। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका दिया ही नहीं, निकाल लो। जब पार्टिकल को आप थ्रो करेंगे तो पार्टिकल हवा में चला जाएगा, और हवा में एक फोर्स तो mg लगेगा और एक सूडो फोर्स लगेगा। भाई पार्टिकल को जब आप थ्रो करेंगे तो पार्टिकल तो हवा में चला जाएगा ना, हवा में एक तो नीचे mg लगेगा उसका वेट, और एक सूडो फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है, तो कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना, तो सूडो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। ये दो फोर्स लगेंगे। सेकेंड लॉ लगाओ इस पर, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है mg प्लस ma इक्वल्स टू ma, तो यहां से a आ गया g प्लस a, g10। और ये सूडो फोर्स में आपको पता है एक्सेलरेशन किसका लेते हैं? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? 1, तो 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटे? 11 आ जाएगा। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 11 है, ठीक है। क्या चाहिए? वो टाइम चाहिए जिसमें पार्टिकल लौट के वापस आ जाएगा फ्लोर पे। आपने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है ना, तो वो टाइम बताओ जब ये पार्टिकल लौट के फ्लोर पे वापस आ जाएगा। तो कोई नहीं, एक काम करो आप ये लगा दो सेकेंड इक्वेशन इन y। तो सेकेंड इक्वेशन पढ़ते थे ना, उसे y में लगा देना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे ना, वो वाली लगा दो। डेल्टा y क्या होगा? 0, क्योंकि पार्टिकल फ्लोर से चला और लौट के फ्लोर पे वापस आ गया, तो वो x में चला है, y में तो चला ही नहीं।
y में इनिशियल y भी फ्लोर था और फाइनल y भी फ्लोर था, तो y में तो ना ऊपर गया ना नीचे गया। यहां से यहां तक देखते हैं, यहां से नहीं देखते। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल ये इनिशियल, इनिशियल और फाइनल का लेवल y में सेम है, तो y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन y। सर इनिशियल वेलोसिटी ये है, x से 30 है, तो x में तो cos 30 आएगा, y में क्या आएगा? sin 30, तो ये आएगा 20 sin 30। टाइम निकालना है। ए वाई क्या है? माइनस, आपके दोनों फोर्स नीचे थे तो एक्सेलेरेशन भी नीचे आया होगा, कितना? 11 आया है, t का स्क्वायर, तो यहां से t निकाल लो, कितना आ रहा है? 20/11 सेकेंड आ रहा है। चेक कर लीजिए सही से। जब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे हम? लगा दो, मगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने प्रोजेक्टाइल में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, t = 2u sin θ/g। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूला तो आपने तब पढ़ा था जब पार्टिकल ग्राउंड पर थ्रो किया गया था, इनिशियल फ्रेम में, तो वहां तो एक्सेलेरेशन g था। अब यहां नॉन इनिशियल फ्रेम में तो एक्सेलेरेशन g नहीं है ना, कैपिटल A है। तो अगर आपको लगाना है तो लगा दीजिए, उसमें चेंज कर लीजिए, एक्सेलेरेशन g को कैपिटल A बना दीजिए, फिर आ जाएगा आंसर। u कितना था? 20, थीटा 30, और ये कितना था? 11। देखो आ जाएगा। चेंज कर देना, वो ये मत लगा देना तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपने उस प्रोजेक्टाइल का आंसर निकाला था जो ग्राउंड से थ्रो किया गया था, ये थोड़ी ग्राउंड से थ्रो किया गया है, ठीक है, इसलिए चेंज कर देना, आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर लो, या मैंने आपसे कहा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं विद सुटेबल मॉडिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मासलेस रॉड ऑफ लेंथ L is suspended by two identical string AB and CD of equal length. A block of mass M is suspended from O such that BO is X। ये सब बातें बेकार की, दिखाई दे रहा है सब कुछ, काम की बात देखते हैं। Further it is observed that frequency of first harmonic of AB equal to second harmonic of CD। ये है काम की बात। ये दो स्ट्रिंग हैं जिसमें एक में टेंशन T1 होगी, एक में T2। अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि मास सेंटर पे नहीं, अगर मास सेंटर पे होता तो लोड आधा आधा ट्रांसफर होता, मगर मास क्योंकि एक के नजदीक है, इसके उसके दूर है, तो इधर वेट ज्यादा ट्रांसफर होगा, इधर कम, T1 बड़ा आएगा, T2 छोटा आएगा, ठीक है। अच्छा, इस AB में वेव प्रोड्यूस की गई है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा। ये तो तब लगता है जब बोथ एंड फिक्स हो। हाँ, तो इस स्ट्रिंग का ये एंड भी फिक्स है रूफ के साथ, और ये एंड रॉड के साथ फिक्स है। ऐसे ही इसका भी ये एंड भी फिक्स है और ये एंड भी, तो स्ट्रिंग के बोथ एंड फिक्स ही तो है, दोनों में ये लगेगा। पहले ए बी पे लगाता हूं। एन क्या होता है? एन होता है हार्मोनिक का नंबर। ए बी में कौन सा हार्मोनिक है? फर्स्ट। वी का फॉर्मूला होता है √T/μ, ये लगेगा अपॉन 2। लेंथ कितनी है? L। लेंथ L मान ली, दोनों की सेम है वैसे, इक्वेशन 1। अच्छा, अब CD के बारे में लगाओ फॉर्मूला। N क्या पुट करेंगे? सर N हार्मोनिक का नंबर होता है, CD में कौन सा हार्मोनिक है? सेकेंड। V क्या होता है? √T/μ, लेंथ L, इक्वेशन 2। मैंने ये फॉर्मूला हम कब पढ़ते हैं? वेव इन ए स्ट्रिंग विद बोथ एंड फिक्स। हाँ, तो हमारी दोनों स्ट्रिंग ए बी एंड सी डी बोथ एंड फिक्स है, तो ये फॉर्मूला लगाया दोनों बार, लेकिन मैंने दोनों बार एल सेम लिए हैं और म्यू सेम लिए हैं। क्यों? लिखा था आइडेंटिकल स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो उनकी लेंथ भी सेम होगी और मास पर यूनिट लेंथ भी क्या होगी? सेम, इसलिए लिया मैंने। अच्छा, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब क्या करूं? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इन ए बी इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक इन सी डी।
ए बी की फ्रीक्वेंसी बराबर है सी डी की फ्रीक्वेंसी से, तो दोनों को इक्वेट कर दो और क्या करोगे, एफ ए बी इक्वल्स टू एफ सी डी, तो ये आ गया 1/12 अंडर रूट टी वन बाई म्यू इक्वल्स टू 2/12 अंडर रूट टी टू बाई म्यू। सॉल्व करो तो T1 आएगा 4T2, इक्वेशन 1, सॉरी ए 1 2 तो हमने कह दिया था ना। बस सर वेव का काम तो खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा वेव का काम मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। चेक कर लीजिए, जो वेव के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने अप्लाई कर दी और इससे ज्यादा मैं अब आगे नहीं जा सकता इन वेव। ठीक है, चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्या क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं, उसने तो एक्स पूछा है, एक्स तो आया ही नहीं। अब देखो मैंने आपसे कहा, मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन पूरा हो गया, मैंने आपसे कहा वेव के अंदर जो जानकारी दी थी वो मैंने पूरी कर दी है। अब इससे ज्यादा मैं वेव में और कुछ नहीं कर सकता। जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेव दी गई थी वो मैंने लगा दी, वेव के अंदर अब और कुछ नहीं हो सकता। अब आपको एक्स चाहिए तो कुछ और सोचो ना। देखो वेव की थ्योरी लगाकर मुझे क्या मिला है, T1 T2 के बीच का रिलेशन, फोर्स मिला है, और क्या चाहिए, डिस्टेंस। मतलब मेरे पास फोर्स है और मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचते हैं जिसमें फोर्स भी आता है और डिस्टेंस भी। ऐसा फॉर्मूला एक तो वर्क में है, वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल F.ds, मगर उसमें इंटीग्रल का चक्कर पड़ेगा, छोड़ दो। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क भी तो होता है ना, Fr परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ठीक रहेगा। मैं टॉर्क लगाता हूं किसके अबाउट, ओ के अबाउट। क्या लगाओगे, नेट टॉर्क अबाउट ओ को मैं जीरो करूंगा। जीरो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रोटेट थोड़ी कर रही है, आपका बॉडी तो रेस्ट पे है, आपका पूरा सिस्टम रेस्ट पे ही तो है। जब सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा ना। किसके अबाउट कर रहा हूं, ओ के अबाउट। कौन देगा ओ के अबाउट टॉर्क, देखो जरा सर भाई, एक तो T1 देगा, फोर्स y में है तो डिस्टेंस कौन सा वाला लेंगे, x, तो T1 का कितना टॉर्क होगा, होगा T1 x प्लस या माइनस, डायरेक्शन देखो आप, O बीच में है, यहां पर बीच में ये, और फोर्स लगा रहे हैं आप ऊपर की तरफ लगो। बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम यूजुअली माइनस लेते हैं, तो माइनस ले लेते हैं, माइनस। और कौन टॉर्क देगा, देखो T1 ने दे दिया, T2 देगा, कितना, डिस्टेंस y, सॉरी फोर्स y में है तो डिस्टेंस x वाले लेंगे, कितना भाई, ये x है तो ये होगा L माइनस एक्स, तो इसका टॉर्क हो जाएगा T2 L माइनस एक्स। और साइन, डायरेक्शन देखो, O बीच में है और T2 इधर लगाया ऊपर की तरफ, जरा लगाओ, बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, प्लस ले लो, इक्वल्स टू जीरो। बस अब मैंने नेट टॉर्क जीरो कर दिया, चेक कर लीजिए, T1 का टॉर्क ले लिया, T2 का, और रिजल्टेंट जीरो कर दिया क्योंकि बॉडी रेस्ट पे। हाँ, मैंने mg का टॉर्क नहीं लिया है, क्यों सर, वो मैं क्यों लूंगा, आपको तो पता है आपका mg O से पास कर रहा है, और जब फोर्स उस पॉइंट से पास करे जिसके अबाउट टॉर्क देखते हैं तो वो फोर्स का भी टॉर्क नहीं देता, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो mg तो O से पास कर रहा है ना, तो mg तो देगा नहीं टॉर्क, इसलिए मैंने उसका टॉर्क नहीं देखा। चलो अब T1x को ले जाओ, T2 L माइनस एक्स इक्वल्स टू T1x, और T2 की वैल्यू पुट कर दो भाई, T1 की, T1 4T2 है, वहां पुट कर दो, तो ये आएगा L माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x, तो x कितना आ गया, L/5। अब आया है आंसर हमारा, चेक कर लीजिए सही से, अच्छी तरह देख लो। दो अलग अलग कंसेप्ट लगाने पड़े यहां पर, एक तो वेव की थ्योरी लगानी पड़ी, मगर वहां से तो खाली फोर्स का रिलेशन आ गया था। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा टॉर्क की थ्योरी लगाई ताकि फोर्स की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकें, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं आज की क्लास का। इसमें लिखा है कि डायग्राम से वैसे सब कुछ क्लियर है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ए बॉल लीव्स ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड,
the ball bounces elastically from a vertical wall at a horizontal distance d8 from the table. The ball then strike the floor at a distance x naught from table. देखो जितनी बातें लिखी सब दिखाई दे रही, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बॉल को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है, वो दीवार से टकराकर ऐसे लौटकर यहां वापस आ गया है। ठीक, एक बात ध्यान रखना, अगर ये दीवार ना होती तो आपका पार्टिकल कहां जाता? ऐसे जाता ना। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना इसमें, अगर दीवार आ जाए तो दीवार आने से भी पार्टिकल उतना ही पीछे लौटता है जितना वो आगे जाता। अगर ये दीवार ना होती तो पार्टिकल ऐसे आता ना, इस तरह से आकर एक यहां कहीं गिरता ना, इतना डिस्टेंस चलता। अब दीवार की वजह से आगे नहीं जा पाया तो पीछे लौटेगा। हाँ, लेकिन वेलोसिटी तो वही थी ना, तो जो वेलोसिटी आगे जाने में खर्च हो रही थी अब पीछे जाने में खर्च होगी, तो जितना वो आगे जा रहा था अब उतना पीछे आया होगा। ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस को आप कुछ मान लीजिए, मान क्या लो, ये आपको पता है कितना d माइनस एक्स नॉट है, तो ये भी कितना होगा, ये भी d माइनस एक्स नॉट होगा। भाई देखो ना, ये एक्स नॉट है तो ये d माइनस एक्स नॉट होगा, तो ये भी d माइनस एक्स नॉट ही होगा। पार्टिकल जितना आगे जाता विदाउट वॉल टकराने के बाद वो उतना ही पीछे चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप समझो उसके बाद जो वेलोसिटी वो खत्म थोड़ी हो गई टकराने से, तो जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रहा था अब बस वही ताकत पीछे की तरफ लग गई, तो जितना वो आगे जाना था वो उतना ही पीछे लौटेगा। अब आप बताओ पीछे कितना लौटा है, d माइनस एक्स नॉट। हाँ, तो आगे भी इतना ही जाता। तो अगर मैं इसके दीवार को कंसीडर ना करूं, इस तरह से प्रोजेक्टाइल कंसीडर करूं, इस तरह से ऐसे, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चलता है ये? अगर दीवार ना होती तो, दीवार ना होती पार्टिकल यहां जाता, बताओ टोटल कितना होगा? ये पूरा d और ये d माइनस एक्स नॉट, तो कितना हो गया? ये हो गया 2d माइनस एक्स नॉट, ये 20 और ये वेलोसिटी 5। ये दीवार को भूल जाओ, बिना दीवार वाले करेंगे। अब यहां पर बताओ, ये डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू वाई डेल्टा टी हाफ ए वाई डेल्टा टी स्क्वायर। मैं सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं y में, किस पे? इस पे। जरा बताओ पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आएगा तो y में कितना डिस्प्लेस होगा? 20, और नीचे हुआ है तो हम उसे -20 लेंगे। यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी y में तो है ही नहीं, x में है, तो y की वेलोसिटी 0। एक्सेलेरेशन, हवा में एक्सेलेरेशन क्या होता है? g, नीचे की तरफ होता है, माइनस लेना, कितना? 10, तो यहां से t आ गया 2 सेकेंड, तो ऊपर से नीचे तक का टाइम आ गया। अब ये इक्वेशन x में लगाता हूं, सेकंड इक्वेशन इन x, डेल्टा x, जरा देखना x में कितना चला है वो, 2d माइनस एक्स नॉट। यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी थी? 5, टाइम 2, अभी निकाला तुमने। x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, या मैं पढ़ा चुका हूं, हवा में पार्टिकल जब होता है तो एक्सेलेरेशन सिर्फ एक होता है g, और y में होता है, x में नहीं होता। ठीक, तो यहां से बताओ कितना आ गया? 2, d कितना दे रखा था? 8 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10, तो एक्स नॉट कितना आ गया? 6। चेक कर लीजिए सही से, कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। पर ध्यान रखना, कोलिजन से डिस्टेंस नहीं बदलते। अगर दीवार ना होती तो जितना वो आगे जाता, दीवार होने की वजह से वो उतना पीछे वापस आ जाएगा। बस उस कंसेप्ट को लगा देंगे तो फिर बिना दीवार मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आज बस इतने क्वेश्चन डिस्कस करने थे।